हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख रहे थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में कैलकुलेशन सीखा था। आज हम लोग न्यू टॉपिक लेंगे और आज का जो टॉपिक होगा हमारा ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, हमने नेम सुन रखा है कि ट्रांसफार्मर होते क्या है। यानी ट्रांसफार्मर होते क्या है, ट्रांसफार्मर अपने पास एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने में हेल्प करते हैं। यानी कम वोल्टेज से हम लोग ज्यादा वोल्टेज भी प्रोड्यूस करा सकते हैं और ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। और इन्हीं के बेसिस पर इनका नेम भी दिया गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी अगर हम लोग ट्रांसफार्मर के टाइप्स की बात करें तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो वन बाय वन करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या है अपने पास ट्रांसफार्मर इज ए स्टेशनरी डिवाइस। ट्रांसफार्मर क्या अपने पास स्टेशनरी डिवाइस है, यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करेंगे, ये एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करेंगे और विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को चेंज करते, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को बिना चेंज किए हुए क्या करेंगे, पावर ट्रांसमिशन करेंगे वन सर्किट से अनदर सर्किट में। द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। जो भी हम लोग अप्लाइड वोल्टेज यानी अपने पास यहाँ पे एक्चुअल में दो तरह के सर्किट होंगे, एक प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे और हमें सेकेंडरी पर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो उसी को हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज विद कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ करंट इन द सर्किट। यानी करंट को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं उसे। हमने अभी बात किया था कि दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होंगे, जो अल्टरनेटिंग करंट ऑफ लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे और उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। यानी जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे उनको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, if the transformer converts an alternating current with low voltage। यानी ट्रांसफार्मर का काम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट विद लो वोल्टेज को अल्टरनेटिंग करंट विद हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम जो ट्रांसफार्मर करेंगे उस ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। सिमिलरली हम लोग बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, इफ द ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट विद हाई वोल्टेज इनटू द अल्टरनेटिंग करंट विद लो वोल्टेज। यानी हाई वोल्टेज वाले को अगर लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का जो भी ट्रांसफार्मर ये वर्क करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। यानी दो तरह के ट्रांसफार्मर होंगे, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जो अपने पास हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर है क्या, जो इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करेंगे वन सर्किट से अदर सर्किट में, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं। और बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, ट्रांसफार्मर इज ए स्टेशनरी डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। और स्टेप अप और स्टेप डाउन के बेसिस पर हमने दो तरह के ट्रांसफार्मर का नेम रखा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन। नेक्स्ट हम लोग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन के बारे में चेक करेंगे, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इससे पहले हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन देखा था ट्रांसफार्मर से पहले, तो उसी प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर बेस्ड है। यानी ट्रांसफार्मर के पास भी क्या है, दो कॉइल है, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में अगर हम लोग करंट चेंज करें तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इस तरह के फिनोमिनन को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन बोलते थे। तो उसी प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर बेस्ड है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर किस तरह के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसफार्मर जो है अपने पास इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज होंगे, तो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग दो कॉइल लेंगे, एक प्राइमरी कॉइल होगा और एक सेकेंडरी कॉइल होगा। और उसमें क्या होगा, ट्रांसफार्मर के कोर होंगे, उस कॉइल पर उसी सेम कोर पर हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में प्राइमरी कॉइल को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे और दूसरे साइड में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी कॉइल को बाइंड अप करेंगे। यानी एक ही कोर पर अपने पास प्राइमरी भी होंगे और सेकेंडरी भी होंगे, एक साइड प्राइमरी होगा और एक साइड क्या होगा, सेकेंडरी होगा।
प्राइमरी की तरफ से हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को अप्लाई करेंगे और सेकेंडरी की तरफ से हमें क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। यानी प्राइमरी एज ए इनपुट डिवाइस अपने यहाँ पर काम करेगा और सेकेंडरी जो होगा अपने पास एज ए आउटपुट सर्किट काम करेगा। तो दो तरह के सर्किट होंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर में, एक प्राइमरी सर्किट और एक सेकेंडरी सर्किट। तो चेक करते हैं, हमने मेंशन कर रखा है कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज द म्यूचुअल इंडक्शन। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही ट्रांसफार्मर क्या है, बेस्ड है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन between two coils. When an electric current passing through a coil changes with time and EMF is induced in the neighboring coil. ये तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमने देखा था कि अगर दो कॉइल है अपने पास, एक में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करेंगे टाइम के साथ, तो सेकंड वाले में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उस तरह के फेनोमेनन को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोल रहे थे। तो ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट एक कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात कर रहे थे। तो इन द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर देयर आर टू कॉइल्स। अभी हम लोग बात करें कि दो कॉइल हम लोग यूज करेंगे ऑफ हाई म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन ओवर द सेम ट्रांसफार्मर कोर। यानी एक ही कोर पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों कॉइल को बाइंड अप करेंगे। जो बाइंडिंग करेंगे हम लोग वो एक ही कोर पर करेंगे, एक साइड प्राइमरी और एक साइड सेकेंडरी। The core is generally laminated and is made up of good magnetic material like silicon steel. Good magnetic materials के ये कोर होंगे और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होंगे। उनकी जो वायरिंग होगी वो इंसुलेटेड वायरिंग होगी। The coil across which alternating voltage is applied is called primary coil. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इनपुट हमें प्राइमरी से देना है, तो जिस पर हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करेंगे वो प्राइमरी होगा और जहां से हम लोग आउटपुट पावर फाइंड आउट करेंगे वो सेकेंडरी होगा। And the coil from which output power is drawn out is called secondary coil. तो दो तरह के coil होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी पर हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे और सेकेंडरी पर हम लोग क्या करेंगे, पावर फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सिंपल एक कंस्ट्रक्शन हमने ले रखा है ट्रांसफार्मर के लिए कि ये अपने पास प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी अपने पास क्या, प्राइमरी साइड से हमने वोल्टेज वीपी हमने अप्लाई कर दिया, तो ये अप्लाइड वोल्टेज है और ये अपने पास क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है। यानी इनपुट हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे और आउटपुट हमें सेकेंडरी साइड से मिले। नेक्स्ट हम लोग वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर चेक करते हैं और वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर में इफ द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेट अप इन लैमिनेटेड कोर। यानी जब प्राइमरी को कॉइल जो अपने पास, अगर प्राइमरी कॉइल में हम लोग क्या करें, करंट फ्लो कर रहा है, तो प्राइमरी के नियर बाई क्या होगा, मैग्नेटिक जो अपने पास से लैमिनेटेड कोर है उसमें क्या होगा, फ्लक्स डेवलप होगा। वो फ्लक्स क्या होगा, लिंकअप होगा सेकेंडरी से। अगर कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं है तो जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी में वो सारा फ्लक्स क्या होगा, कन्वर्ट होकर सेकेंडरी के पास जाएगा। सारा जो फ्लक्स है वो कन्वर्ट होगा। If the primary coil is connected to the source of alternating voltage, magnetic flux is set up in laminated core that is on primary side. If there is no magnetic flux leakage, then whole of the magnetic flux is linked to the secondary coil. अगर कोई magnetic flux का लीकेज नहीं है तो जितना भी है वो सारा क्या होगा, कन्वर्ट होकर सेकेंडरी साइड में चला जाएगा। As a result of flux change, EMF is induced in both primary and secondary coil. तो फ्लक्स चेंज की वजह से क्या होगा, दोनों में प्राइमरी साइड में EMF इंड्यूस हो जाएगा, सेकेंडरी साइड में EMF इंड्यूस हो जाएगा। The EMF induced in primary side, that is EP, is almost equal and opposite to the applied voltage VP. अगर हम लोग वोल्टेज VP अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी EMF इंड्यूस्ड होगा प्राइमरी साइड में, अगर EP मान ले तो VP और EP ऑलमोस्ट क्या होंगे, सेम होंगे। और हमने EMF अगर हम लोग निकालना चाहें तो EMF अगर हम लोग क्या करें, EP निकालना चाहे तो ये ऑलमोस्ट VP के इक्वल है और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ NP d∅dt। तो माइनस Nd∅dt इंड्यूस्ड EMF है, तो जो EMF इंड्यूस होगा प्राइमरी साइड वो हमने लिख लिया माइनस ऑफ NP d∅dt। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, EMF निकाल सकते हैं सेकेंडरी साइड में भी सिमिलरली। तो उसमें EMF अगर ES ले लें तो वो VS के इक्वल हो जाएगा और वो जाएगा माइनस ऑफ NS d∅dt। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से इनका रेशियो ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा EP/ES इक्वल्स टू VP/VS इक्वल टू NP/NS। तो ये हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। अभी हम लोग चेक कर रहे थे, अभी जो हमने इक्वेशन लिखा था उसमें हम लोगों ने ये लिखा था कि EP/ES इक्वल्स टू VP/VS इक्वल टू NP/NS। हम लोग इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं।
इसको ES बाई EP इक्वल्स टू VS बाई VP इक्वल टू NS बाई NP लिख सकते हैं। और ये जो रेशियो ये कांस्टेंट है, इसको K के इक्वल रख लेते हैं। ये जो रेशियो इसको कांस्टेंट और K के इक्वल रख लेते हैं, और इस K को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, या फिर इसको ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी बोलते हैं। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और कौन सा ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं कि एक कंडीशन हम लोग लेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। यानी हमने क्या किया कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में कोई पावर लॉस नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, जितना इनपुट पावर है उतना ही क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर जनरेट होगा। तो इनपुट पावर अगर आउटपुट पावर के इक्वल है तो इनपुट साइड में यानी प्राइमरी साइड में अपने पास क्या है, वोल्टेज Vp है और करंट Ip मान लेते हैं, इक्वल्स टू सेकेंडरी साइड में वोल्टेज Vs और करंट Is ले लेते हैं। तो देयरफॉर यहां से Vp Ip इक्वल्स टू Vs Is, और यहां से हम लोग ले लेंगे कि Vs बाई Vp, तो Vs बाई Vp कितना हो जाएगा, Ip बाई Is। और इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 ले लेते हैं, और इसे इक्वेशन यहां से 3 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 से अब हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब इस 3 और 4 इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में Vs बाई Vp है, इसमें भी Vs बाई Vp है, तो इधर Ip बाई Is के इक्वल और कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 और 4 के बेसिस पर हम लोग लिखेंगे, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vs बाई Vp is equals to NS by NP is equals to IP by IS, और इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K से इक्वेट कर लेते हैं। इस इक्वेशन का नेम हम लोग यहाँ पर 5 रख लेते हैं। अब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बेसिस पर ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर अपना स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो यहां से हम लोग लेंगे, फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस 1, यानी इफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K 1 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन NS should be greater than NP and VS should be greater than VP। यानी NS जो होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से ज्यादा होगा, और वोल्टेज इन सेकेंडरी क्या हो जाएगा, वोल्टेज इन प्राइमरी से ज्यादा होगा। और ये केस कौन सा है कि यहाँ पर प्राइमरी यानी NS क्या है, आउटपुट वोल्टेज, और NP क्या है, इनपुट वोल्टेज। तो इस तरह का केस यानी इनपुट से ज्यादा आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, तो ये केस कौन सा केस है, ये केस अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर का है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का है। यानी ये लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये केस हमें देखने को मिलेगा। केस 2 हम लोग देखते हैं। तो केस 2 में अपने पास क्या है कि इफ K शुड बी लेस देन 1, अगर K लेस देन 1 होगा देन, तो K लेस देन 1 होगा, इसका मीनिंग है कि रेसिप्रोकल लेस देन 1 होगा, तो Vs शुड बी लेस देन Vp, Vs शुड बी लेस देन Vp एंड NS should be less than NP। और ये जो केस बनेगा यहाँ पर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए बनेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का केस हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंडीशंस बनेंगे अपने पास, जिन पर हम लोग अपने ट्रांसफार्मर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। एक यहाँ से इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास हो सकता है। तो इफिशियंसी में हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज
माइनस इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज और मल्टीप्लाइड बाई 100 करके परसेंटेज इफिशियंसी हम लोग निकाल लेंगे कि अपने ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इफिशियंसी क्या है। तो उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि परसेंटेज इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर का। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इफिशियंसी यानी परसेंटेज इफिशियंसी की बात करें हम लोग, ये ईटा इफिशियंसी के लिए यूज कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा, आउटपुट पावर माइनस इनपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से परसेंटेज इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी क्या होगा। तो आउटपुट पावर माइनस इनपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100, यहां से परसेंटेज इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रांसफार्मर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम चेक करेंगे ट्रांसफार्मर पर बेस्ड। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर, हमने बात किया था कि आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एन आइडियल ट्रांसफार्मर है 460 and 40,000 tons in primary and secondary coils respectively। यानी नंबर ऑफ टन्स इन प्राइमरी गिवन है अपने पास, कितना गिवन है नंबर ऑफ टन्स इन प्राइमरी, ये है 460 एंड नंबर ऑफ टन्स इन सेकेंडरी एनएस गिवन है, ये 40,000, सेकेंडरी में 40,000। प्राइमरी फाइंड द वोल्टेज डेवलप्ड पर टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी, हमें वोल्टेज ड्रॉप पर टर्न्स ऑफ सेकेंडरी फाइंड आउट करना है, यानी Vs बाई एनएस फाइंड आउट करना है हमें, ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप डेवलप्ड पर टर्न ऑफ सेकेंडरी इफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट एसी मेंस, यानी वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी Vp अपने पास गिवन है 230 वोल्ट, ये प्राइमरी वोल्टेज है। द सेकेंडरी इज गिवन टू अ लोड ऑफ, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस अक्रॉस सेकेंडरी ये 10 टू द पावर 4 ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस सेकेंडरी है। कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड टू द लोड, हमें पावर डिलीवर्ड भी फाइंड आउट करना है सेकेंडरी साइड में, ये सेकेंडरी के अक्रॉस हमें पावर भी फाइंड आउट करना है। ये सारे कंडीशंस हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा टारगेट क्या है, ये Vs बाई एनएस फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो, हमें पता है, एज वी नो हमने इक्वेशन लिखा था, क्या लिखा था कि Vs बाई Vp इक्वल टू एनएस बाई एनपी। तो Vs बाई Vp इक्वल टू एनएस बाई एनपी, तो यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, Vs बाई एनएस इक्वल टू Vp बाई एनपी, ये लिख सकते हैं हम लोग इस इक्वेशन से। Vs बाई एनएस इक्वल टू, और हमें Vs बाई एनएस ही फाइंड आउट करना है। तो Vp अपने पास कितना गिवन है, Vp अपने पास 230 है, Vp इज 230, और Np भी अपने पास गिवन है, Np 460 है, Np इज 460, इसको डिवाइड कर देते हैं 1/2 आ जाएगा। तो देयरफॉर Vs बाई एनएस दैट इज 1/2। तो फर्स्ट पार्ट का हमने इक्वेशन या फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके। सेकंड में हमें पावर अक्रॉस सेकेंडरी फाइंड आउट करना है। तो पावर अक्रॉस सेकेंडरी P इज V इंटू I, तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी मल्टीप्लाइड बाई हम लोग क्या कर लेंगे, VI ले लेते हैं, तो VI ले सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर V स्क्वायर बाई R भी होता है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, V इज I बाई R कर देंगे, I को V बाई R कर देंगे तो V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। तो V स्क्वायर S बाई RS भी लिख सकते हैं इसे। तो पावर अक्रॉस सेकेंडरी अगर हम लोग लिखें तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कितना है अपने पास, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी हमारे पास गिवन नहीं है, तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी फाइंड आउट करने के लिए अपने पास ये रिलेशन है जहां पर NS अपने पास गिवन है, तो इस NS से हम लोग VS निकाल सकते हैं। तो यहीं से हम लोग VS ले लेते हैं, तो VS कितना हो जाएगा, ये NS बाई 2 आ जाएगा, और NS अपने पास कितना है 40,000 है, तो ये 20,000 आ जाएगा। 20,000 वोल्ट हमने Vs निकाल लिया, इसी से हमने फाइंड आउट कर लिया यहां से पुट करके। तो अब हम लोग Vs स्क्वायर दैट इज 20,000 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये 20,000 हो गया। अगेन 20,000 लिख लेते हैं, ये 20,000 डिवाइडेड बाई RS अपने पास 10 टू दी पावर 4 है,
तो 10 टू दी पावर 4, तो ये 10 टू दी पावर 4, तो 2 and 2 4 कर देते हैं। यहाँ से PS कितना आ जाएगा, PS आ जाएगा ये 20,000 इंटू 2 40,000 आ गया, 40,000 वाट आ जाएगा, पावर है तो 40,000 वाट आ जाएगा। तो हम लोग PS फाइंड आउट कर चुके हैं, 40,000 वाट आ गया। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो पावर अक्रॉस सेकेंडरी दैट इज पावर अक्रॉस लोड, तो ये 40 किलो वाट आ गया। तो ये दोनों रिजल्ट हम लोग निकाल चुके जो हमें फाइंड आउट करना था। हम लोग दोनों ट्रांसफार्मर का ही वेस्ट हमने ले रखा है। एन इन्वर्टर हैज इनबिल्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर व्हिच कन्वर्ट 12 वोल्ट टू 240 वोल्ट। यानी ये प्राइमरी वोल्टेज है, ये सेकेंडरी वोल्टेज है। द प्राइमरी कॉइल हैज 100 टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है, एंड द इन्वर्टर डिलीवर्स 50 मिली एम्पियर टू द एक्सटर्नल सर्किट। ये सेकेंडरी करंट है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, हमें सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करना है, एंड प्राइमरी करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। एक तो अपने पास ये प्राइमरी वोल्टेज गिवन है VP जो कि 12 वोल्ट है। इसके साथ साथ अपने पास सेकेंडरी वोल्टेज भी गिवन है VS, ये 240 वोल्ट है। प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है NP, ये 100 है। और अपने पास गिवन है इन्वर्टर सेकेंडरी का करंट गिवन है IS 50 मिली एम्पियर, यानी 50 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर है। एक्सटर्नल सर्किट में हमें जो फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी NS फाइंड आउट करना है, एंड हमें जो फाइंड आउट करना है प्राइमरी करंट दैट इज IP फाइंड आउट करना है। ये हमें फाइंड आउट करना है और ये कुछ गिवन कंडीशंस है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके चेक करते हैं, यहां से कंडीशंस पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है एज वी नो NS by NP equals to VS by VP equals to IP by IS। ये इक्वेशन हमने लिखा था और इसी इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमें जो सॉल्व करना है इसमें पुट करते हैं। फर्स्ट हमें सॉल्व करना है क्या, हमें एक तो NS निकालना है जिसमें VP VS अपने पास गिवन है और NP भी गिवन है। तो पहले हम लोग इन्हें यूज करते हैं और यहां से NS निकालते हैं। तो NS by NP इक्वल टू VS by VP। तो यहां से NS हमें फाइंड आउट करना है, तो NS इक्वल्स टू VS by VP मल्टीप्लाई NP, ये हम लोग ले लेंगे। अब यहां से ये NP आगे यहां से पुट कर देते हैं वैल्यूज है। VS अपने पास कितना गिवन है 240, VP कितना है 12 है, और NP अपने पास गिवन है 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये तो 20 टाइम्स में आ जाएगा, और 2000 आ गया, 2000 आ गया, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 2000 हो गया, 2000 आ गया नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो एक पार्ट का आंसर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमें IP फाइंड आउट करना है, तो IP के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे ले लेते हैं। तो यहां से लेंगे देयरफॉर VS by VP इक्वल्स टू IP by IS। यहां से हमें IP ही फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज IP? IP is VS by VP into IS। यहां से पुट कर देते हैं, तो VS अपने पास कितना गिवन है 240 है, डिवाइडेड बाई VP कितना है 12 है, और मल्टीप्लाइड बाई IS अपने पास गिवन है, IS है 50 इंटू 10 टू दी पावर -3, 50 इंटू 10 टू दी पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, एक और ये 2 0 कैंसिल कर दो तो 10 टू दी पावर -1 आ गया। तो ये आ जाएगा अपने पास 5 इंटू 2 10, और ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से IP, और IP कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं जो हमें फाइंड आउट करने थे। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी फाइंड आउट करना था जो कि 2000 आ चुका है, और करंट इन प्राइमरी फाइंड आउट करना था जो कि हम लोग 1 एम्पियर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आइडिया अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में लेंगे। अल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं और डायरेक्ट करंट क्या होते हैं। अभी हम लोग जो ट्रांसफार्मर चेक कर रहे थे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कंसेप्ट हम लोग चेक कर रहे थे, वो सारी कंसेप्ट अपने अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड थे। यानी अल्टरनेटिंग करंट ऐसे करंट होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, पेरियोडिकली डायरेक्शन पेरियोडिकली चेंज होगा। यानी हर पेरियोडिकली एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर उनका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, और उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। इस तरह के करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं।
डायरेक्ट करंट का जो डायरेक्शन होगा या जो मैग्नीट्यूड होगा वो फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्ट करंट का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही डायरेक्शन चेंज होगा, तो वो डायरेक्ट करंट होगा। तो देखते हैं इसमें, एन अल्टरनेटिंग करंट whose magnitude varies with time and direction reverses periodically provided its amplitude is constant is called alternating current। यानी ऐसे करंट जिनका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या हो, चेंज हो, टाइम के साथ वेरी करे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या हो, टाइम के साथ वेरी करे, उनका डायरेक्शन क्या हो, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर क्या हो, रिवर्स हो, कभी प्लस हो कभी माइनस हो, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर रिवर्स हो और एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट रहे, इस तरह के करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। जैसे हम लोग डायग्रामेटिकली अगर हम लोग समझे इसको, तो इस तरह का कोई करंट है अपने पास, सपोज कर ले, इधर हमने टाइम ले लिया, इधर अपना करंट है, वाई एक्सिस की तरफ करंट है, एक्स एक्सिस की तरफ टाइम है, तो इस तरह का ग्राफ आएगा अपने पास अल्टरनेटिंग का। ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो हर एक फिक्स इंटरवल के टाइम पर क्या होगा, फिर ये आगे जाएगा तो फिर ये इस तरह से प्लस होगा, फिर ये इस तरह से माइनस होगा, फिर ये प्लस, यानी हर हाफ इंटरवल पर क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और ये जो एम्पलीट्यूड है, जितना इस साइड है ये इतना ही, इस साइड नेगेटिव साइड भी होगा, इतना ही पॉजिटिव साइड होगा, तो एम्पलीट्यूड तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन इसका पीरियोडिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह के करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, मींस 50 साइकिल्स पर सेकंड ये क्या करेंगे, अपने आप को रोटेट करेंगे 1 सेकंड में 50 टाइम्स, इस तरह के कर्व बनेंगे। ये 1 साइकिल है, ये 2 साइकिल है, ये 2 साइकिल का हमने यहाँ पर बना रखा है, इस तरह से 50 साइकिल्स 1 सेकंड में होंगे इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आइडिया लिया। डायरेक्ट करंट क्या होते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट whose मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट वेरी विद टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। यानी ऐसे करंट जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी ना करे, उस तरह के करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट या फिर डीसी बोलेंगे। डीसी का प्रोडक्शन हम लोग सेल या बैटरी से कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन हम लोग क्या करेंगे, जनरेटर के हेल्प से करेंगे, एसी का जो प्रोडक्शन होगा। डायरेक्ट करंट की अगर हम लोग डायग्राम की बात करें कि किस तरह का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट करंट के लिए होगा, तो डायरेक्ट करंट के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इधर तो हम लोग क्या कर लेंगे, टाइम ले लेंगे, इधर करंट ले लेंगे, तो ये लाइन अपने पास क्या, ये फिक्स लाइन होगा, ये कांस्टेंट होगा। इस तरह के हम लोग करंट को क्या बनेंगे, डायरेक्ट करंट के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या, ये फिक्स्ड करंट है। नेक्स्ट हम लोगों ने ले रखा कि एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी का डीसी के ऊपर किस तरह से एडवांटेज है, यानी एसी किस तरह से एडवांटेजेस है कंपेयर टू डीसी, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। एसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। अभी हमने ट्रांसफार्मर देखा था जिसमें हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन 2 तरह के ट्रांसफार्मर चेक किया था। तो एसी वोल्टेज को हम लोग इजीली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। डीसी वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज इजीली नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ जनरेशन, अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी अगर हमें करना होगा एसी को तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं करेंगे, वो पावर हमें नहीं मिलेगा अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करेंगे। लेकिन एसी में हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन सेम पावर के साथ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ जनरेशन की बात करें तो एसी अपना ज्यादा इकोनॉमिकल होगा कंपेयर टू डीसी। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो एसी डिवाइसेस आर सिंपल एंड रिक्वायर्स लेस केयर एज कंपेयर टू डीसी, यानी एसी डिवाइसेस को मेंटेन करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू डीसी डिवाइसेस। कुछ लिमिटेशंस है एसी की, जैसे एसी है अपने पास वो मोर डेंजरस होगा कंपेयर टू डीसी। क्यों होगा, क्योंकि अगर 220 वोल्ट अगर हम लोग एसी की कोई भी 220 वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो डीसी में तो 220 वोल्ट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। लेकिन एसी में वो 220 वोल्ट जो अपने पास वो 220√2 के इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली वो क्या हो जाएगा 310 वोल्ट के नियरली चला जाएगा। इसलिए हम लोग मानते हैं कि एसी क्या है, मोर डेंजरस है देन डीसी। इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हम लोग एसी से नहीं करा सकते। तो इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होगा, डीसी को ही यूज करना होगा। तो कुछ लिमिटेशंस भी है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए जो एसी के लिमिटेशंस है, जहां पर एसी हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एसी और डीसी के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को हमें किस तरह से चेक करना है।